कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आयत की बात सुनकर दृश्यम ने एक गहरी सांस लिया और बोला, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला सिनोरिटा। और रही बात चाबी की, तो ठीक है, मैं तुम्हें चाबी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे सॉरी बोलना पड़ेगा। आयत ने एक पल के लिए अब अपनी आंखें बंद कर ली। वो पूरी तरह से इरिटेट हो चुकी थी। एक गहरी सांस लेकर वो कुछ पल रुककर बोली, तुम्हें इन सब बातों के अलावा और कोई काम धंधा नहीं है क्या? पहले भी तुम मुझे सॉरी बोलने के लिए कह रहे थे। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दृश्यम बोला, लेकिन पहले तुम्हें जाने भी तो दिया था ना। अब तुमने मुझे सॉरी नहीं बोला, लेकिन अब मुझे तुम्हारे मुंह से सॉरी चाहिए, और अगर तुम्हें भी चाबी चाहिए तो सॉरी तो तुम्हें मुझसे कहनी ही पड़ेगी। आयत उसकी बात सुनकर हल्का सा व्यंग से मुस्कुराई और फिर कुछ पल यूं ही उसकी तरफ देखती रही। दृश्यम के हाथ में वो जलती हुई सिगरेट अभी भी थी और अब वो पीछे दीवार से लग गया था। उसका एक हाथ उसके लोअर की पॉकेट में था और दूसरे हाथ में सिगरेट लिए वो कस भर रहा था। इस वक्त वो हद से ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। और आयत अब अपने दोनों हाथों को बांध कर बोली, तुम्हें मेरी हालत नज़र आ रही है क्या? उसकी बात सुनकर दृश्यम ने उसे अपनी गहरी निगाहों से देखा। ऊपर से नीचे तक वो पूरी तरह भीगी हुई थी। बेशक से अब उसके कपड़े थोड़े सूख गए थे, लेकिन अंदर से तो वो अभी भी गीले थे। उसकी बॉडी हल्की हल्की कांप रही थी, जो साफ नज़र आ रहा था, और कपड़े पतले होने की वजह से उसका पेट वगैरह भी साफ नज़र आ रहा था। अचानक ही दृश्यम ने अपने लोअर लिप को हल्का सा दबाया तो आयत की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। अगले ही पल उसने दृश्यम को जोरों से धक्का दिया और बोली, घटिया इंसान कहीं के। दृश्यम ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, अब मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझे घटिया बोल रही हो? आयत भी तुरंत गुस्से से कांपते हुए बोली, तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो तुम क्या कर रहे थे, मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। दृश्यम हंसा और बोला, अगर कोई देखने वाली चीज़ हो तो आंखें देख ही लेती है, अब इसमें मेरी क्या गलती? आयत दांत पीसते हुए बोली, मुझे चाबी दो। दृश्यम भी एकदम गहरी आवाज़ में बोला, पहले सॉरी कहो। आयत गुस्से से ही बोली, तुम्हें सॉरी कहे मेरी ज्योति। दृश्यम तुरंत बोला, लेकिन तुमने तो सैंडल पहने हुए हैं और आज तक मैंने कभी सैंडल को सॉरी बोलते हुए तो नहीं देखा। तुम्हारे वाले बोलते हैं क्या? उसकी बात पर आयत और भी ज़्यादा इरिटेट हुई और अगले ही पल पैर पटकते हुए वहाँ से बाहर की तरफ बढ़ गई, लेकिन फिर दरवाजे पर अचानक से रुकी। दृश्यम तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, एक सॉरी के बदले तुम्हें अपनी लग्जीरियस गाड़ी की चाबी दे रहा हूँ, और तुम्हें क्या ही चाहिए? आयत ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, आयत सिंघानिया किसी के सामने झुकती नहीं, फिर सामने बेशक से उसका खुद का बाप ही क्यों ना हो, और तुम्हारे सामने तो झुकने का सवाल ही नहीं बनता, फिर बेशक से मैं मर क्यों ना जाऊं। ये बोलकर वो तुरंत वहां से बाहर निकल गई और दृश्यम बस उसे जाते देखता रह गया। अब वो कुछ सोचते हुए बोला, आखिर ये लड़की ऐसी है क्यों? क्यों ये इतनी ज़िद्दी है? क्यों इसमें इतना एटीट्यूड है? ओह गॉड, उस लड़की ने एक ही दिन में मेरा दिमाग घुमा कर रख दिया है। आगे 1 महीना मैं कैसे इसके साथ रहूँगा? मुझे बस मेरी आयरा मिल जाए, दैट्स इट, फिर ये भाड़ में जाती है तो जाए। ये बोलते हुए अचानक से ही उसकी आंखों के सामने शहर का चेहरा घूम गया। आयत से तो उसे इतना फर्क नहीं पड़ता था, वो बेशक से अभी यहाँ से चली जाए, लेकिन शहर के बारे में सोचते हुए दृश्यम को बुरा लगता था। वो उसके लिए कुछ तो करना चाहता था, लेकिन कैसे करे ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। वहीं आयत अब शहर के पास अपने रूम में आई। शहर हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। आयत ने टॉवेल लिया और अपने बालों को सुखाने लगी। शहर चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। आयत अब ड्रेसिंग एरिया की तरफ आई। वो ड्रायर ढूंढ रही थी। उसे बहुत अच्छी तरह से याद था कि जब वो रूम में आई थी तो उसने ड्रेसिंग में ड्रायर देखा था, लेकिन अब उसे वो ड्रायर वहाँ पर मिल ही नहीं रहा था। आयत दांत पीसते हुए बोली, तुम सच में बहुत घटिया इंसान हो मिस्टर दृश्यम मल्होत्रा, बहुत बहुत ज़्यादा घटिया। पर तुम मेरी ज़िंदगी के पहले ऐसे इंसान नहीं हो जिसमें मेल ईगो इतनी ज़्यादा कूट कूट कर भरी हुई है कि उन्हें अपनी ईगो के अलावा और कुछ नज़र ही नहीं आता। तुमसे पहले तुम जैसे और भी देख चुकी हूँ मैं,
जब वो मुझे नहीं तोड़ पाए तो क्या ही तुम मुझे तोड़ पाओगे। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही गुस्सा नजर आ रहा था। सहर उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ मम्मा, आप इतने गुस्से में क्यों हो। आया तब उसके पास आई और बोली, आपको भूख लगी होगी ना बेटा। सहर जल्दी से बोली, नहीं मम्मा, इतनी ज़्यादा भी नहीं, वो एक्चुअली मेरे बैग में बिस्किट्स रखे थे तो मैंने वो खा लिए, अब मुझे और भूख नहीं लगी। मैं बस सोना चाहती हूँ, क्या आप मुझे सुला दोगी। लेकिन आपके तो कपड़े गीले हैं, आप मुझे कैसे सुलाओगी। आयत की आंखें आंसुओं से झिलमिला उठी थी। वो जानती थी शहर के बैग में कोई बिस्किट नहीं थे, इसलिए वो झूठ बोल रही थी। शायद वो आयत को परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन आयत उसे ऐसे भूखे नहीं सोने दे सकती थी। पर वो उसे खाना खिलाने के लिए नीचे भी नहीं ले जा सकती थी। इसलिए उसने अपना फ़ोन लिया और उस पर फूड रिलेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन खोली और उसमें शहर के लिए एक मैगी और पैनकेक ऑर्डर कर दिया। वो शहर की तरफ देखते हुए बोली, बस आप 10 मिनट रुक जाओ बेटा, 10 मिनट बाद मम्मा आपको पहले खाना खिलाएगी, उसके बाद आपको प्यार से सुलाएगी भी। उसकी बात पर शहर ने अपना चेहरा हामी हिलाया। तभी रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। दृष्टि ने एक सर्वेंट को उन दोनों को बुलाने के लिए भेजा था और अब उस सर्वेंट ने आयत से नीचे चलने के लिए कहा तो आयत ने ये बोलकर मना कर दिया कि अभी उन दोनों को भूख नहीं लगी और वो लोग कुछ नहीं खाना चाहते। वो सर्वेंट वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद आयत अब बालकनी की तरफ आई। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और अपनी आंखें कुछ पलों के लिए बंद कर ली। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने एक लड़की का चेहरा था। हंसती मुस्कुराती हुई वो लड़की अपने घर के गार्डन एरिया में घूम रही थी। उसके आसपास 2-3 सर्वेंट खड़े थे जो उसे देखते हुए हंस रहे थे। तभी सीन बदला और अब वो लड़की भागते हुए एक शख्स की तरफ गई। शायद वो शख्स उसके डैड थे। उसके डैड ने उसे अपने सीने से लगा लिया और फिर तीसरे सीन में वो लड़की सोफे पर बैठी थी और एक औरत उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। और एक बार फिर से सीन बदला और अब वो लड़की एक शख्स को देखकर मुस्कुरा रही थी। अब वो शख्स उसके बेहद करीब आया और फिर दूसरे ही पल उसने उसकी गर्दन पर अपने होठ रखते हुए कहा, आई लव यू, तुम मेरे लिए इस दुनिया में सबसे बढ़कर हो। अचानक ही आयत एकदम से कांप उठी। उसका फ़ोन बजने लगा था और अब वो बुरी तरह से शिविर कर रही थी। आयत अचानक से ही कांप उठी और अब वो बुरी तरह से शिविर कर रही थी। तभी अचानक से उसका फ़ोन बजा और वो अतीत की यादों से बाहर आई। उसकी बॉडी एक पल के लिए बिल्कुल सुन्न हो गई थी। वो बस अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी जहां एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। उसने कॉल रिसीव किया और एकदम खामोश रही। सामने की तरफ से आवाज़ आई, मैम मैं ज़ोमैटो सर्विस से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ आपकी लोकेशन के बाहर हूँ, लेकिन ये लोग मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हैं और ना ही ये पार्सल ले रहे हैं। आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए मुझे ये पार्सल डिलीवर करना है या नहीं। आयत ने खुद को संभाला और बोली, आप वहीं पर रुकिए, मैं बस आ रही हूँ, 1 मिनट में वहाँ बाहर दरवाजे पर पहुँच जाऊँगी। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और फिर जल्दी से बाहर की तरफ आई। सहर अभी भी चुपचाप बेड पर बैठी थी। आयत ने अपने दुपट्टे को पूरी तरह से अपने ऊपर लपेट लिया था। वो जानती थी कि उसके कपड़े गीले हैं तो उसकी बॉडी हल्की हल्की रिवील हो रही होगी, इसलिए उसने अपने दुपट्टे को कुछ इस तरह से लिया था कि किसी को उसकी बॉडी नज़र ना आए। और अब वो बाहर की तरफ आई। उसने अपने फ़ोन से जोमेटो वाले को पेमेंट किया और फिर वापस अंदर की तरफ आ गई। अब वो अंदर जाकर अपने रूम की तरफ जा ही रही थी कि दृष्टि जो वहीं खड़ी थी वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या है बेटा, तुमने खाना बाहर से क्यों मंगवाया। मैंने ऑलरेडी घर में डिनर बनवा रखा है। मैंने सर्वेंट को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा भी था, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हें भूख नहीं लगी। आयत बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होकर बोली, हाँ मैंने सही कहा था, मुझे भूख नहीं लगी है और ये खाना मेरे लिए है भी नहीं, ये सिर्फ शहर के लिए है। एक्चुअली उसका अभी फ़िलहाल घर का खाना खाने का मन नहीं कर रहा, इसलिए मैंने उसके लिए बाहर का खाना मंगवाया है। अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। दृष्टि एक बार फिर से बोली, ठीक है, खाना तुमने बाहर से मंगवा लिया तो कोई बात नहीं, पर कम से कम कपड़े तो चेंज कर लो। आयत, तुम्हारे कपड़े पूरी तरह से भीगे हुए हैं, तुम बीमार पड़ जाओगी। मुझे लगता है तुम्हारे पास तुम्हारे कपड़े नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं भी सर्वेंट को तुम्हारे लिए कुछ कपड़े देकर भेजती। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आयत ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा,
उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आंटी, प्लीज़ आप ये सब मत कीजिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये बोलकर वो अब सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सीधा अपने रूम में चली गई और दृष्टि उसकी तरफ देखती रह गई। वो खुद से ही बोली, कोई इंसान यूं ही पत्थर नहीं होता, कई बार नाजुक से दिल पर चोट इतनी गहरी होती है कि मुलायम सी चीज़ भी एकदम सख्त हो जाती है। तभी पीछे की तरफ से आवाज़ आई, किसके सख्त होने की बात कर रही हो तुम? वो आवाज़ सुनकर दृष्टि ने पलटकर पीछे की तरफ देखा जहाँ पर नील खड़ा था, और नील को देखते ही वो मुस्कुराई और फिर उसके बिल्कुल करीब आ गई। अगले ही पल नील ने हल्का सा उसके ऊपर झुकते हुए उसे कमर से कसकर पकड़ा और बोला, आज काफ़ी खूबसूरत लग रही हो तुम। दृष्टि ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों, आज ही क्यों, पहले खूबसूरत नहीं लगती थी क्या? नील उसे और भी ज़्यादा प्यार भरी नज़रों से देखते हुए बोला, नहीं ऐसा नहीं है, खूबसूरत तो तुम हमेशा ही लगती हो, लेकिन आज कुछ खास लग रहा है, लगता है आज दिल खुश है तुम्हारा, तुम्हारे बेटे की वजह से। उसने शादी जो कर ली, दृष्टि मुँह बनाते हुए बोली, और ऐसी शादी का क्या ही फ़ायदा जिसमें शादी जैसा कुछ लग ही नहीं रहा। ये बोलते हुए वो नील से अलग हुई। नील ने झट से उसे कमर से पकड़ते हुए वापस अपनी तरफ घुमाया और फिर अपने सीने से लगाते हुए बोला, कुछ पल यूं ही रहो ना जान, अच्छा लग रहा है, पूरा दिन पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। उसकी बात सुनते हुए दृष्टि मुस्कुरा रही थी। उसने अपना चेहरा नील के सीने पर रख दिया था और अब वो दोनों ही खामोश थे। नील दृष्टि की धड़कनों को बढ़ाने का काम कर रहा था तो दृष्टि नील की बढ़ी हुई धड़कनों को चुपचाप सुन रही थी। तभी सीढ़ियां उतर रहा दृश्यम उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, पिछले ना जाने कितने सालों से मैं आप दोनों का रोमांस देख रहा हूँ। आप लोग मुझसे पूछते हैं ना कि मैं शादी क्यों नहीं कर रहा था, मुझे प्यार, रिलेशनशिप जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट क्यों नहीं। इंटरेस्ट होगा भी कैसे, मैं आपका रोमांस देख देख कर इतना बोर हो गया हूँ कि मुझे मेरी लाइफ में रोमांस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उसके आने पर भी नील ने दृष्टि को अपनी बाहों से अलग नहीं किया था और दृष्टि भी उसकी बाहों से अलग नहीं हुई थी। दृश्यम ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोला, यार प्लीज़ अब तो सुधर जाओ, रूम में जाकर करना जो भी आप लोगों को करना है। उसकी बात पर नील मुंह बनाते हुए बोला, क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? तुम्हारी भी तो बीवी है, अब जाओ अपनी बीवी के पास जाओ। दृश्यम मुंह बनाते हुए बोला, उसके पास और मैं जाऊं? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं इस वक्त उसके पास गया ना तो मैं पहला इंसान होऊंगा जो अपनी शादी के दिन या तो किसी का मर्डर कर देगा या फिर अपना ही मर्डर करवा लेगा। दृष्टि गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, चुप, ज़्यादा बकवास नहीं करते। ये बोलते हुए अब वो नील से अलग हुई और बोली, आप फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक डिनर लगाती हूँ। नील सामने वाश बेसिन की तरफ बढ़ते हुए बोला, नहीं, डिनर करके ही रूम में चलेंगे। ये बोलते हुए वो वाश बेसिन के करीब पहुंच गया था और अपने हाथ धो रहा था। दृश्यम भी डाइनिंग टेबल पर बैठा और दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, और क्या कहूँ मैं, आपने देखा नहीं क्या वो कैसी है, उसके साथ कोई इंसान रह सकता है क्या? अब तो मुझे पूरा कन्फर्म है कि उसके पति ने उसे यूं ही नहीं छोड़ा, पक्का उसका ये नेचर देखते हुए छोड़ा होगा। अरे कौन ही हिटलर के साथ रहना चाहेगा। दृष्टि ने सर्वेंट की तरफ देखा तो उस सर्वेंट ने जल्दी से डिनर सर्व करना शुरू कर दिया और दृष्टि चेयर पर बैठते हुए बोली, लोग सिर्फ उन चीज़ों को नहीं छोड़ते जो चीज़ खराब होती है दृश्यम, लोग उन चीज़ों को भी छोड़ते हैं जो उनकी औकात से बाहर की होती है। दृश्यम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और नील भी अब जाकर दृष्टि की साइड बैठा। दृष्टि जल्दी से बोली, अरे आप यहाँ क्यों बैठ जाते हैं, हेड चेयर पर बैठा कीजिए ना, वहाँ पर आप अच्छे लगते हैं। नील भी तुरंत बोला, लेकिन वहाँ पर तुम दूर हो जाती हो और मुझे खाना तुम्हारे साथ खाना है, चेयर के साथ नहीं। ये बोलते हुए उसने अपनी प्लेट को साइड किया और फिर दृष्टि वाली प्लेट को अपनी तरफ खींच लिया। दृष्टि मुस्कुराई और दृश्यम की तरफ देखते हुए बोली, पता नहीं तुम अपने डैड जैसे कब बनोगे। दृश्यम गहरी सांस लेकर बोला, कभी भी नहीं, क्योंकि डैड के जैसा बनने के लिए सामने आप जैसी भी कोई होनी चाहिए, लेकिन आप जैसी सिर्फ आप ही हैं मॉम, और प्लीज़ मुझसे ये उम्मीद भी ना की जाए कि मैं कभी डैड की तरह बनूंगा, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में सच में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आयत सिर्फ 1 महीने के लिए इस घर में है और मैं ये आप लोगों को पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि उसके साथ किसी भी तरह का इमोशनल बॉन्ड ना बनाया जाए।
ना ही अपना और ना ही मुझे उसके साथ इंस्पेक्ट किया जाए। एक बार आयरा की कस्टडी हमें मिल जाए, उसके बाद वो यहाँ से चली जाएगी। उसकी बात पर दृष्टि का चेहरा हल्का सा मायूस हो गया था, लेकिन नील ने अब उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया तो वो एक बार फिर से मुस्कुराई। दृश्यम ने अपना खाना खाना शुरू किया और नील और दृष्टि ने पहले एक एक निवाला एक दूसरे को खिलाया और फिर खुद से खाने लगे। दृश्यम ने खाना खाते हुए आयत के रूम की तरफ देखा। उसे ये तो पता चल गया था कि आयत ने जोमेटो से खाना मंगवाया है, लेकिन ये उसे नहीं पता था कि उसने क्या खाना मंगवाया। उसे तो यही लग रहा था कि उसने अपने और शहर दोनों के लिए मंगा लिया होगा। लेकिन उसके कपड़े, ये सोचते हुए दृश्यम के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे और अब उसने सोच लिया था कि वो आयत के लिए कुछ कपड़े भिजवा देगा। खाना खाते हुए वो दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, आप आयत के रूम में कुछ कपड़े भिजवा दीजिएगा मॉम, अगर वो मना करे तो भी प्लीज़ किसी भी तरह से कपड़े उसे दे दीजिएगा, मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठा और फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गया। दृष्टि को तो कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। अब वो भी सोच में पड़ गई थी कि वो कैसे ही आयत को कपड़े दे, क्योंकि आयत ने तो साफ साफ मना कर दिया कि उसके रूम में कपड़े भिजवाए ही ना जाए, वरना उसे अच्छा नहीं लगेगा। नील दृष्टि की तरफ देख रहा था, उसके चेहरे पर ही परेशानी झलक रही थी और अब नील ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, डोंट वरी, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। दृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, सीरियसली, आपको पता भी है मैं किस चीज़ को लेकर परेशान हूँ? आप जब कुछ जानते ही नहीं तो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही नील हंसने लगा। वो अब बेहद गहरी निगाहों से दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, जान, तुम दिन में क्या खाती हो, क्या पीती हो, क्या करती हो, कब कब तुम्हारे कदम कहाँ कहाँ जाते हैं, कब कब तुम्हारे होठों से क्या लफ्ज़ निकलते हैं, ये सब कुछ अगर नील मल्होत्रा को नहीं पता होगा तो फिर लानत है नील मल्होत्रा और उसकी ज़िंदगी पर भी कि उसे अपनी जान की खबर ही नहीं। उसकी बात पर दृष्टि उसकी तरफ देखती रह गई और अब नील अपनी जगह से उठा। उसका डिनर हो गया था। वो एक बार फिर से वॉश बेसिन की तरफ गया। अच्छे से उसने अपने हाथ धोए और दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, लाओ दोस्त, जो कपड़े तुम्हें आयत को देने हैं, अब उसके वो कपड़े जो दृश्यम की गाड़ी में हैं वो तो दृश्यम जाने और आयत, लेकिन तुम अपनी तरफ से उसके लिए कुछ कपड़े दे दो। उसकी बात पर दृष्टि मुस्कुराई और फिर तुरंत अंदर की तरफ गई। अब वो एक प्लेन साड़ी लेकर नील के पास आई जो उसके हिसाब से आयत के लिए एकदम परफेक्ट थी। उसे पहनने में आयत को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। उसने वो कपड़े नील को दिए तो नील उन कपड़ों को लेकर अब आयत के रूम में आया। दृष्टि का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। उसकी उंगलियां आपस में उलझ रही थी। बेशक से वो खुद नीचे थी, लेकिन उसकी नज़रें ऊपर आयत के रूम की तरफ थी। जैसे ही नील ने आयत के रूम का दरवाज़ा नॉक किया, आयत ने दरवाज़ा खोला। सामने नील को देखकर वो चौंक गई। उसने कभी नील को देखा नहीं था। नील मुस्कुराकर बोला, मेरा नाम नील मल्होत्रा है, दृश्यम मल्होत्रा का बाप, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का ओनर और नीचे जो दृष्टि मल्होत्रा से तुम ऑलरेडी मिल चुकी हो उसका पति। उसकी बात सुनते हुए आयत के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे, क्योंकि पहली बार उसने किसी इंसान को अपनी बीवी के नाम से खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए देखा था। नील अब अपने हाथ में पकड़े हुए कपड़े आयत की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मुझे पता है मैं ये कपड़े तुम्हें दूंगा तो तुम इन्हें नहीं लोगी, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने अपनों के लिए, क्योंकि जिस तरह से हमारा उनके बिना कोई नहीं होता, उनका भी हमारे बिना कोई नहीं होता। उसकी बात पर आयत की आंखों में एकदम से नमी आ गई थी। उसने चुपचाप अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ा दिया। नील ने उसके हाथ पर प्यार से कपड़े रखे और फिर अपना हाथ उसके सिर पर रखते हुए बोला, खूबसूरत तो तुम दोनों माँ बेटी हो ही, सामने से तो नहीं देखा लेकिन थोड़ा बहुत कैमरा में देखा था, पर साथ साथ तुम समझदार भी काफ़ी हो, भगवान तुम्हें खुश रखे। ये बोलकर वो पीछे की तरफ हटा और फिर वहाँ से चला गया। आयत तो बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे उसने किसी की बात इतनी आसानी से मान ली, वो भी किसी अनजान शख्स की बात, जबकि अब तो वो खुद ही अपनी बात नहीं मानती थी। पर अब उसने उन कपड़ों की तरफ देखा। इस वक्त उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रही थी, उसे बुखार हो चुका था। उसने उन कपड़ों को अपने हाथ में समेटा और फिर दरवाज़ा बंद कर अंदर की तरफ आई।
अब उसने एक नज़र शहर को देखा जो बिस्तर पर आराम से सोई हुई थी। उन कपड़ों को लेकर अब वो चुपचाप चेंजिंग एरिया की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ नील सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आया। दृष्टि जो हॉल में ही इधर उधर खड़ी टहल रही थी और आयत के रूम की तरफ देख रही थी, अब उसकी नज़रें नील के हाथों की तरफ थी। नील उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? दृष्टि हैरानी से बोली, उसने आपके हाथों से कपड़े ले लिए? आपको पता है जब मैंने उसे कहा था तो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही नील बोला कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, पर क्या पता उसे मैं पसंद आ गया इसलिए उसने मेरे हाथों से कपड़े ले लिए। वैसे स्मार्ट तो काफ़ी हूँ मैं, आज भी मुझे देखकर लड़कियाँ पिघल जाती है। उसकी बात पर दृष्टि ने अब तुरंत उसके करीब होकर अपनी बाहों को उसकी गर्दन पर लपेटा और बोली, और मेरा मेरा क्या? मैं तो पिछले ना जाने कितने सालों से आपको देखकर पिघल रही हूँ, उसका क्या? नील ने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाया और फिर अच्छे से गोद में समेटते हुए बोला, कोई बात नहीं, चलो रूम में, आज मैं तुम्हें अच्छे से ठंडक देता हूँ। उसकी बात पर दृष्टि हंसी और अगले ही पल उसने अपना चेहरा नील के सीने में समेट लिया था। वहीं दूसरी तरफ दृश्यम अपने बेड पर था और इधर उधर करवट ले रहा था। जब काफ़ी देर उसे नींद नहीं आई तो वो बिस्तर से उठा और फिर बालकनी की तरफ आया। अब उसने एक सिगरेट अपने होठों में दबाई और उसे लाइटर से जलाने के बाद गहरे कस भरने लगा। उसकी आंखों के सामने बार बार आयत का चेहरा ही घूम रहा था। उसे तो अभी ये भी नहीं पता था कि दृष्टि ने आयत को कपड़े दिए होंगे या नहीं। और अब उसने सामने वॉल क्लॉक में टाइम देखा जहां ऑलमोस्ट 11 बज गए थे। 11 बजे के बाद तो नील के रूम में एंट्री भी नहीं हो सकती थी और ना ही उसे कॉल किया जा सकता था, क्योंकि वो एक बार जो रूम में गया फ़ोन ऑफ कर देता था। कभी गलती से उसका फ़ोन ऑन रह जाए तो बात अलग, वरना 11 बजे के बाद तो वो बस अपनी ही दुनिया में खो जाता था जहाँ सिर्फ वो और उसकी बीबी दृष्टि। दृश्यम को सोचते हुए बोला, मैं खुद जाकर आयत के रूम में चेक करूं क्या? वैसे भी अगर उसने लॉक लगाया होगा तो मेरे पास तो एक्सेस है ही, बस उसे देखकर वापस आ जाऊंगा। बेशक से वो नक्सड़ी है, एक नंबर की खड़ूस है, लेकिन फिर भी वो मेरी हेल्प कर रही है। अगर उसे कुछ हो गया तो। ये सोचते हुए अब उसकी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब वो सिगरेट वहीं पर फेंक कर रूम से बाहर निकला और सीधा आयत के रूम की तरफ आया। उसने दरवाज़ा हल्का सा नॉक किया और इंतज़ार करने लगा कि शायद आयत अंदर से दरवाज़ा खोल दे। कहीं ऐसा ना हो कि वो रूम के अंदर जाए और अंदर आयत जाग रही हो। अगर उसने आधी रात को चिल्लाना शुरू कर दिया तो उसकी इज्जत का रायता हर जगह पर फैल जाएगा। इसलिए वो वहीं पर खड़ा कुछ पल इंतज़ार करता रहा और जब फाइनली आयत ने रूम का दरवाज़ा नहीं खोला तब वो खुद से दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ आया। उसके पास रूम का एक्सेस था, वो अपने फिंगरप्रिंट से दरवाज़ा खोल सकता था। अंदर आते हुए वो एकदम दबे पांव आ रहा था ताकि शोर ना हो, और फिर अचानक ही उसके कदम रुक गए जब उसने सामने बेड की तरफ देखा जहां एक तरफ सहर सो रही थी और दूसरी तरफ आयत। सामने खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी जो सीधा आयत के चेहरे पर गिर रही थी। उसका चेहरा एकदम शांत था। आज तक उसने कभी आयत को इतना शांत नहीं देखा था, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे वक्त एकदम से ठहर गया हो। उसे देखते हुए दृश्यम की धड़कनें तेज हो गई थी। उसके सामने अब जब से वो आयत से मिला था तब से लेकर अब तक के सारे पल किसी मूवी की तरह चलने लगे थे। उसका वो मॉल में उसके साथ लड़ना, फिर कोर्ट के बाहर चाय की टपरी पर शादी करना, चाय पीना और चाय पीते पीते तरह तरह के मुंह बनाना, स्विमिंग पूल में गिरना, वहाँ उसकी आंखों में पुल के पानी से भी ज़्यादा गहराई। और फिर जब दृश्यम ने उसे पूल से बाहर निकालने के लिए कहा तो उसके चेहरे पर वो सार्कास्टिक एक्सप्रेशंस, वो सब उसकी आंखों के सामने चल रहे थे। और अब अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभाल कर वो आयत के बिल्कुल करीब आया और हल्का सा उसके चेहरे पर झुका। दृश्यम ने उसके चेहरे के साथ साथ उसके बदन के तरफ भी देखा जहां उसने येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसमें वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कुछ पलों के लिए तो दृश्यम उसकी तरफ देखता ही रह गया था, वो उस पर से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पाया। और अब जब उसने अपना हाथ आयत की तरफ बढ़ाया और उसके गाल को जरा सा छुआ तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। आयत का बदन पूरी तरह से तप रहा था। अब उसने नोटिस किया कि आयत थोड़ा थोड़ा कांप भी रही है,
मतलब उसे ठंड लग रही थी। रूम में एसी नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी उसे ठंड लग रही थी। उसे बुखार था। ये बात दृश्यम को समझ आ चुकी थी। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया और सोचने लगा कि वो करे क्या। अगर उसने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने आयत का चेकअप किया तो आयत की आंखें खुल जाएंगी, और अगर उसने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने से मना कर दिया तो, दवाई इंजेक्शन लगवाने से मना कर दिया तो एक बार फिर से तमाशा हो जाएगा। और उसकी ऑलरेडी तबीयत खराब है। ऐसे में वो उसे कुछ बोल भी नहीं पाएगा। पर वो खुद से ऐसा क्या करे कि आयत का बुखार चला जाए। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस थे। उसे अब आयत की टेंशन हो रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे आयत की टेंशन सिर्फ अपने केस के लिए हो रही थी कि अगर परसों तक आयत की तबीयत नहीं सही हुई तो वो उसके साथ कोर्ट कैसे जाएगी। लेकिन इस वक्त उसे सच में आयत की टेंशन हो रही थी। वो नहीं चाहता था कि आयत को बुखार रहे, क्योंकि आयत अकेली नहीं थी, उसके साथ सहर भी थी। बेशक से दृश्यम के दिल में आयत के लिए कोई फीलिंग नहीं थी, लेकिन सहर से वो एक अटैचमेंट फील कर सकता था। वो डॉक्टर को भी नहीं बुला सकता था ताकि आयत की नींद ना खुल जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है वो ट्रीटमेंट से भी मना ही कर दे। इसलिए उसे जो भी करना था खुद ही करना था। कुछ पल वो सोचता रहा और फिर वापस अपने रूम में आया। अपने रूम में आकर उसने अपना मेडिकल बॉक्स खोला, जो हमेशा उसके पास रहता ही था, और फिर उसमें से दवा और इंजेक्शन निकाल कर वापस आयत के पास आया। उसने आयत की बाजू की तरफ देखा जो सामने ही थी, और फिर नीचे घुटनों के बल बैठकर पहले उसने उसकी बाजू को हल्का सा क्लीन किया और फिर इंजेक्शन में वो दवा भरकर उसकी बाजू पर लगाया तो आयत ने हल्की सी सिसकी भरी। वो बेशक से गहरी नींद में थी, लेकिन इंजेक्शन का पेन उसे थोड़ा सा फील हुआ था, लेकिन बुखार होने की वजह से वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाई। शायद उसकी बॉडी में बिल्कुल जान नहीं बची थी। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें खोली तो सही, लेकिन दोबारा अपनी आंखें बंद भी कर ली। उसकी आंखें खुली हुई देख पहले तो दृश्यम डर गया था कि कहीं वो उठ ना जाए, लेकिन जब उसने दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली तो दृश्यम ने राहत की सांस ली। और फिर इंजेक्शन पूरा लगाने के बाद वो अपनी जगह से उठा और बोला, मैं वेट नहीं कर सकता। इंजेक्शन तो पता नहीं कब आयत की बॉडी पर रिएक्ट करेगा, इसलिए मुझे कुछ और भी करना होगा। ये सोचते हुए अब उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया। वो तुरंत सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आया, फिर सीधा किचन में चला गया। किचन में आकर उसने कौच में एक बाउल में ठंडा ठंडा पानी और कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाले और फिर उसमें एक अच्छा हैंड टॉवल रख कर वापस आयत के रूम में आया। उसने अब सहर को बिस्तर के दूसरे हिस्से में लिटाया और फिर खुद आयत के बिल्कुल करीब हो गया। अब वो उस ठंडे पानी से नैपकिन भिगो भिगो कर आयत के सिर पर पट्टी कर रहा था ताकि उसे जल्द से जल्द आराम मिले। 10 मिनट लगातार वो आयत के सिर पर वो पट्टी करता रहा। आयत को अपने बुखार से थोड़ा फर्क पड़ रहा था। अभी भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी। बुखार की वजह से वो ऑलमोस्ट बेहोश ही थी। और अब दृश्यम ने वो पानी का बाउल साइड में रखा और फिर उसकी बॉडी को चेक करने लगा। पहले से फीवर थोड़ा कम लग रहा था। उसकी नज़रें अब आयत पर थोड़ी गहरी हो गई थी। वो कुछ सोचते हुए बोला, आखिर क्यों हो तुम ऐसी? लोग ज़िद्दी तो होते हैं, लेकिन तुम कुछ अलग ही टाइप की ज़िद्दी हो। जिद में अपना अच्छा बुरा भी नहीं देखती। अगर तुम पुल में इतने टाइम तक नहीं रहती तो तुम्हें इतनी ठंड नहीं लगती और तुम्हें बुखार भी नहीं होता, लेकिन तुम्हारे लिए जैसे ये सब कुछ मैटर ही नहीं करता। बस अपनी ज़िद मैटर करती है। कितनी बार मैंने तुम्हें कपड़ों के लिए कहा, सिर्फ एक सॉरी ही तो बोलनी थी, तुम्हें तुम्हारे कपड़े मिल जाते, लेकिन नहीं, तुमने सॉरी नहीं कहा। अभी तो मॉम ने किसी तरह तुम्हारे कपड़े चेंज करवा दिए। अगर मैं मॉम को नहीं कहता और तुम भीगे हुए कपड़ों में ही सो जाती तो क्या हालत होती तुम्हारी? ओह गॉड, मुझे तो ये सोच कर ही अजीब लग रहा है। ये बोलते हुए सच में उसकी हार्ट बीट थोड़ी तेज़ हो गई थी। अब वो बिस्तर से उठा और कुछ पलों के लिए बालकनी की तरफ चला गया। 10 मिनट उसने बालकनी में बिताई और फिर वापस आयत की तरफ आया। अब उसने दोबारा उसकी बॉडी का टेम्परेचर चेक किया तो अब उसका बुखार काफ़ी कम लग रहा था और उसे ठीक होते हुए देख दृश्यम ने एक गहरी राहत की सांस ली और बोला, थैंक गॉड मैं यहाँ पर आ गया। अगर मैं नहीं आता तो पता नहीं क्या ही हो जाता। सच में तुम्हारे साथ तो मुझे संभाल कर ही रहना पड़ेगा। मेरे लिए ये केस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
बस एक बार मैं ये केस जीत जाऊं, उसके बाद मैं तुम्हें 1 महीने के लिए भी अपने पास नहीं रखूंगा। अगले दिन ही तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, क्योंकि चाँद और सूरज एक साथ फिर भी रह सकते हैं, लेकिन तुम और मैं बिल्कुल भी नहीं। ये बोलते हुए अब उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम सख्त हो चुके थे। वो अब शहर को वापस आयत के बगल में लेटा कर रूम से बाहर निकल गया और सीधा अपने रूम में आया। उसने अपने रूम में आने के बाद एक सिगरेट जलाई और फिर उसे पीते हुए बाहर बालकनी की तरफ चला गया। रात के लगभग 3 बज चुके थे। अब तक तो उसे नींद आ जानी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल उसे काफ़ी बेचैनी सी महसूस हो रही थी, इसलिए वो सो भी नहीं पा रहा था। पर जैसे तैसे अब वो वापस बिस्तर पर आकर लेटा और फिर तकरीबन 15-20 मिनट बाद ही उसे नींद आ गई। अब सुबह का वक्त लगभग से 8 बजे। आयत की आंखें खुली। उसके चेहरे पर एक पल के लिए डर झलक उठा और फिर उसने तुरंत अपने बगल में लेटी हुई सहर की तरफ देखा। उसे देखकर आयत की सांस में सांस आई और अब वो बिस्तर पर उठकर बैठी। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। अपनी कलाई में थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था और काफ़ी बेचैनी सी महसूस हो रही थी। कुछ पल वो यूं ही बिस्तर पर बैठी रही। उसके पास उस साड़ी के अलावा और कपड़े भी नहीं थे। अब वो यही सोच रही थी कि वो अपने लिए कपड़ों का इंतज़ाम कैसे करे। या तो उसे वापस बर्मा हाउस जाना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करनी पड़ेगी। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में भी कपड़े आने में काफ़ी टाइम लगने वाला था, तो वो बर्मा हाउस जाने का ही सोच रही थी। वो बिस्तर से उठी और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाने लगी। तभी अचानक से रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने ही दृष्टि खड़ी थी। उसके साथ एक सर्वेंट भी थी और सर्वेंट के हाथों में वो ट्रॉली बैग था जिसमें उसके कपड़े थे, जो दृश्यम की गाड़ी में रखा हुआ था। कुछ देर पहले ही दृष्टि ने दृश्यम के रूम में जाकर गाड़ी की चाबी ढूंढ ली थी और उसी ने गाड़ी में से आयत के सारे कपड़े निकलवाए थे। आयत ने तुरंत अपना बैग अपनी तरफ खींचा और बोली, थैंक यू सो मच मुझे ये बैग देने के लिए। उसकी बात पर दृष्टि मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तुम्हारे थैंक यू की ज़रूरत नहीं है। आयत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। दृष्टि एक बार फिर से बोली, लेकिन अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लोगी तो मुझे ज़्यादा बेहतर लगेगा। उसकी बात पर आयत ने एक गहरी सांस ली और बोली, अब मुझे दोस्त बनाना अच्छा नहीं लगता। दुश्मन फिर भी बना लेती हूँ, लेकिन दोस्त, अब इस शब्द पर यकीन नहीं है मुझे। थैंक यू, आपने मुझे मेरे कपड़े ला कर दिए। ये बोलकर उसने वो ट्रॉली बैग अंदर लिया और फिर दरवाज़ा बंद कर अंदर की तरफ चली गई। दृष्टि अपनी जगह पर खड़ी रह गई। वो सर्वेंट दृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, ये मैडम तो बहुत खड़ूस है। भला कोई इस तरह से भी बात करता है क्या? अगर नील सर को पता लगा कि उन्होंने आपसे इस तरह से बात की है तो इस घर से तो छोड़िए, नील सर तो इन मैडम को दुनिया से ही बाहर निकाल देंगे। अभी वो बोल ही रही थी कि दृष्टि ने अपने मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया और बोली, खबरदार, अगर तुमने अपने नील सर को इस बारे में कुछ भी बताया तो। और ज़रूरी नहीं, अगर कोई इंसान पत्थर है तो वो सच में पत्थर है। कई बार कोई इंसान नारियल भी होता है, बाहर से सख्त लेकिन अंदर से एकदम मुलायम। और मुझे पूरा यकीन है कि आयत वो नारियल ही है, लेकिन वो ऐसी क्यों है ये मुझे नहीं पता। पर कोई बात नहीं, आज उसने मेरी दोस्ती एक्सेप्ट नहीं की तो क्या हुआ? एक दिन देखना, वो मेरी सिर्फ दोस्ती नहीं मेरी बेटी बनेगी। इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, बिल्कुल मेरी निष्ठी की तरह। ये बोलते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई थी। वो सर्वेंट जल्दी से बोली, प्लीज़ रोना मत मैडम, वरना अगर नील सर ने आपकी आंखों में आंसू देख लिए तो आपको तो वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोगों की खबर ले लेंगे। उन्हें तो यही लगेगा कि हमने आपको परेशान किया है। उसकी बात पर दृष्टि अब हंसी और बोली, तुम अपने नील सर से कुछ ज़्यादा ही नहीं डरती? वो सर्वेंट तुरंत बोली, और नहीं तो क्या, एकदम खलनायक है वो। उसकी बात पर अब दृष्टि ने उसे घूर कर देखा। वो सर्वेंट जल्दी से बोली, वो सिर्फ आपके लिए ही प्यारे हैं, बाकी तो हमसे पूछ कर देखिए कि हमें उनसे कितना डर लगता है। पर आपको एक बात बताऊं मैडम, जैसे नील सर आपके लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव है ना, देखना एक दिन दृश्यम सर भी इन मैडम के लिए उतने ही पजेसिव होंगे। क्योंकि जैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हो ना, वैसे दृश्यम सर इन मैडम के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। दृष्टि हंसकर बोली, बस बस, अब बहुत हुआ तुम्हारा मस्का लगाना। जाओ और जाकर जल्दी से काम करो। अब इसने मेरी दोस्ती तो रिजेक्ट कर दी, कम से कम मैं इसे अच्छा ब्रेकफास्ट करा दूं, क्या पता तब ये मेरी दोस्त बन जाए।
एक काम करो, सहर के लिए उसके हिसाब से ब्रेकफास्ट बना देना और आयत के लिए तुम पोहा और आलू सैंडविच बना दो। मेरे हिसाब से वो उसे अच्छे लगेंगे और साथ में ऑरेंज जूस भी। बाकी तुम्हारे नील सर और दृश्यम सर के लिए ऑमलेट और पास्ता बना देना। उस सर्वेंट ने जी मैडम कहा और तुरंत वहाँ से चली गई। दृष्टि ने अब एक गहरी सांस ली और बोली, आखिर ऐसा भी क्या है तुम्हारे साथ आयत कि तुम्हें दुश्मन बनाना फिर भी सही लगता है, लेकिन दोस्ती शब्द पर तुम्हें यकीन नहीं। क्या तुम्हारे भी किसी अपने ने तुम्हारे साथ छल किया है? ये बोलते हुए वो सोच में डूब गई थी, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला और फिर दृश्यम के रूम की तरफ बढ़ गई, जहाँ दृश्यम आराम से बिस्तर पर सोया हुआ था। और अब दृष्टि वहाँ पर आई और जाकर उसके बिस्तर पर बिल्कुल उसके बगल में लेट गई और उसके बालों को अपनी उंगलियों से सहलाने लगी। जैसे ही दृश्यम को उसका टच फील हुआ, उसने हल्का सा अपना चेहरा ऊपर उठाया। दृष्टि ने उसका माथा छूकर देखते हुए कहा, क्या बात है, तबीयत सही नहीं है क्या तुम्हारी, या फिर नींद पूरी नहीं हुई? अभी वो बोल ही रही थी कि दृश्यम की आंखें एकदम से खुल गई थी और उसकी आंखों के सामने आयत का चेहरा घूमने लगा था। वो जल्दी से बोला, तबीयत, उसकी तबीयत ठीक हुई या नहीं? ये बोलकर वो तुरंत बिस्तर से उठा और फिर यूं ही रूम से बाहर निकल गया। दृष्टि हैरान रह गई। दृश्यम इस वक्त सिर्फ अपने ब्लैक लोअर में था। दृश्यम अपने रूम से बाहर निकला और सीधा आयत के रूम में आया। आयत उस वक्त बेड पर बैठी थी और सहर को रेडी कर रही थी। उसने सहर के बालों पर एक मस्त हेयर स्टाइल किया था और क्यूट सी पिन भी लगाई थी। वो अभी सहर की तरफ देख ही रही थी कि उसके रूम का दरवाज़ा एकदम से खुला और दृश्यम अंदर की तरफ आया। आयत हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम अंदर कैसे आए? मैंने तो रूम लॉक किया हुआ था। दृश्यम आगे की तरफ आया और फिर दूसरे ही पल उसने आयत के बिल्कुल करीब आकर उसके माथे पर अपना हाथ रखा और उसे चेक करने लगा। आयत ने तुरंत उसका हाथ नीचे की तरफ झटकाया और बोली, हाउ डियर यू, मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि बेशक से मैं तुमसे शादी कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पतियों की तरह मेरे करीब आओगे और मुझे टच करने की कोशिश करोगे। दोबारा कभी तुमने मुझे हाथ भी लगाया ना तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वो नॉर्मली इतना गुस्सा करती नहीं थी, लेकिन किसी का उसे बिना उसकी इजाज़त के छूना उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। और दृश्यम भी अब गुस्से से बोला, तुम्हें छूने के लिए मरे नहीं जा रहा हूँ मैं, वो तो बस मैं तुम्हारी तबीयत चेक कर रहा था कि तुम ठीक तो हो या नहीं। आयत चौंकते हुए बोली, मेरी तबीयत को क्या ही हुआ है? दृश्यम जल्दी से बोला, अरे वो तुम्हें। ये बोलते बोलते वो अचानक से चुप हो गया था और उसे चुप होते हुए देखकर आयत के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस थे। वो एक बार फिर से बोली, क्या हुआ? अब जवाब दो, आखिर मेरी तबीयत को क्या हुआ है? क्यों तुम्हें मुझे ऐसे टच करके देखना पड़ रहा है कि मेरी तबीयत ठीक है या नहीं? दृश्यम ने अब एक गहरी सांस ली और फिर अपने माथे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, एक्चुअली तुम मेरे दिमाग पर इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हो कि मुझे सपने भी तुम्हारे आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी नींद खुली और सोते वक्त मैंने अपने सपने में देखा था कि तुम्हारी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उठने के बाद भी मुझे ऐसा लगा जैसे वो सपना नहीं बल्कि रियलिटी है। इसलिए बस मैं तुम्हारी तबीयत देखने के लिए आ गया था। और वैसे भी तुम्हें खुश होना चाहिए कि जिसे कोई नहीं पूछता उससे दृश्यम मल्होत्रा उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहा है। बहुत कम लोगों को दृश्यम मल्होत्रा की अटेंशन मिलती है, पर तुमसे तो उम्मीद ही क्या की जाए। तुम्हारी लाइफ में तो कोई है ही नहीं जिसकी तुम केयर करो या फिर कोई तुम्हारी केयर करे, लेकिन दूसरों का अपनी केयर करना भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता। रहो तुम अपने आप में। अब तो बेशक से भाड़ में जाओ तुम, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया और आयत बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसके चेहरे पर इस वक्त हद से ज़्यादा गुस्सा छलक रहा था और उसके कानों में दृश्यम की कही हुई बात गूंज रही थी, तुम्हारी लाइफ में तो कोई है ही नहीं जिसकी तुम केयर करो या फिर कोई तुम्हारी केयर करे। वो दांत पीसते हुए बोली, हाँ मेरी लाइफ में कोई नहीं है और मुझे अपनी लाइफ में कोई चाहिए भी नहीं। मैं अपनी लाइफ में पूरी तरह से खुश हूँ। तुम जैसे कि मेरी लाइफ में कोई जगह ही नहीं है। उसकी बात पर सहर बहुत अच्छी तरह से सुन रही थी और अब उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वो आयत की तरफ देखते हुए बोली, मम्मा मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो क्या आप गुस्सा करोगी? आयत ने सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछा, कैसी बात बेटा, और मैं आप पर गुस्सा क्यों करूंगी? आप बताओ आखिर बात क्या है?
सहर हिम्मत करते हुए बोली। वो एक्चुअली मम्मा, कल रात को मैं सो रही थी लेकिन अचानक से मेरी आँख खुल गई थी क्योंकि मैंने आपकी आवाज़ सुनी थी। पर वो आवाज़ आपकी तो थी लेकिन उस वक्त आप जाग नहीं रही थी और सुपर हीरो आपके बिल्कुल करीब खड़े थे। वो अपने हाथ में इंजेक्शन लेकर आपकी बॉडी पर इंजेक्शन लगा रहे थे और फिर उन्होंने मुझे बेड पर से साइड हटाया और फिर आपके बगल में बैठकर आपके सिर पर ठंडी ठंडी पट्टी कर रहे थे क्योंकि बाउल में पानी के साथ साथ बर्फ़ के टुकड़े थे तो मैंने देख लिए थे, मतलब पानी ठंडा था। और ऐसा तो तभी होता है ना मॉम, जब किसी को बुखार हो और हमें उनका बुखार उतारना हो। उसकी बातें सुनते हुए आयत का दिमाग घूम चुका था और अब उसे याद आया कि दृश्यम उसके करीब आकर उसका माथा ही तो चेक कर रहा था। मतलब कल रात को भी वो उसके रूम में आया था। उस वक्त आयत को बुखार था, उसने उसके बुखार दूर करने के लिए उसे इंजेक्शन भी लगाया और इतना ही नहीं, वो इसके सिर पर पट्टी भी कर रहा था। और एक बार फिर से उसके कान में दृश्यम की कही हुई बातें गूंजने लगी। तुम्हारी लाइफ में तो कोई है ही नहीं जिसकी तुम केयर करो या फिर कोई तुम्हारी केयर करे। वो गुस्से से मुट्ठियां कसने लगी और फिर अगले ही पल वो अपने रूम से बाहर निकली और सीधा दृश्यम के रूम की तरफ बढ़ गई। आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों के कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, क्या हुआ? कहानी आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो भी कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।